उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो नियमित दृढ़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र की गति एवं संवेग का संरक्षण। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ कण है, यहाँ पर M1 कण है। ठीक है, और इस M1 कण का जो स्थिति सदिश है वो है R1। ठीक है, ये हमारा हो गया स्थिति सदिश। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कण है वो हमारे पास है M2 कण, और M2 कण का जो स्थिति सदिश है वो है हमारा R2। ये हमारा स्थिति सदिश दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे कण हैं और इन कणों में से एक कण है हमारा Mn कण। ठीक है, और Mn कण का जो स्थिति सदिश है वो है हमारा Rn। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे M1 कण का स्थिति सदिश कितना है जी हमारा, स्थिति सदिश हो गया हमारा सदिश, स्थिति सदिश R1 है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं M2 कण का स्थिति सदिश R2 है। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे कण हैं, डॉट 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 डॉट, यानी बहुत सारे कण हैं हमारा। और हमारे पास Mn कण का, ठीक है, Mn कण का जो स्थिति सदिश है वो Rn है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो बहुत सारे हमारे पास जो है वो कण है, M1 कण, M2 कण और Mn कण का स्थिति सदिश हम लोगों को मालूम है। तो हम लोग क्या इसमें इन जितने भी कण हैं तो इन सारे कणों का हमारे पास क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो मान लेते हैं कि वो द्रव्यमान जो केंद्र है वो ये है। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इस द्रव्यमान केंद्र का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, तो इस द्रव्यमान केंद्र का जो द्रव्यमान होगा वो सारे कणों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ये द्रव्यमान होगा। ठीक है, इस द्रव्यमान केंद्र का, साथ ही साथ इस द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, RCM। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, RCM। ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं RCM, जो कि हम लोगों ने कल सूत्र पढ़ा है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र का। ठीक है, केंद्र का द्रव्यमान केंद्र का जो कुल द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान कितना है वो M1 जोड़ M2। ठीक है, समझ में आ गया, डॉट 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 जोड़ Mn है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र का, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा जी हमारा, स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो होगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा RCM। ठीक है, समझ में आ गया, यही द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग RCM को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं M1 गुने R1। ठीक है, जोड़ M2 गुने क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2। ठीक है, डॉट 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 यहां पर हम लिख सकते हैं Mn गुने Rn। ठीक है, ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, बटा M1 जोड़ M2 जोड़ M3 डॉट 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 Mn। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग करने के वाले हैं ये क्या है, M1 जोड़ M2 जोड़ M3 डॉट 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 Mn क्या है, वो किसके बराबर है, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं MCM। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान। ठीक है, समझ में, MCM भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हमारा द्रव्यमान केंद्र का ये स्थिति सदिश है,
ये हो जाएगा हमारा m1 r1 जोड़ m2 r2, समझ में आ गया, डॉट 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 जोड़ mn rn, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या करेंगे, m1 जोड़ m2 जोड़ m3 डॉट 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 mn, ये क्या है, वो हमारा हो गया कैपिटल M, ठीक है, समझ में आ गया, यानी MCM हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इससे इसको गुना कर दे। चलिए आइए गुना करके हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा MCM गुने RCM, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। वो कितना हो जाएगा M1 R1 जोड़ M2 R2, ठीक है, डॉट 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 mn rn, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा MCM गुने RCM, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग करते हैं दोनों तरफ, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने के बाद, अवकलन, ठीक है, अवकलन के बाद, चलिए दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो इधर भी हम लोग अवकलन करेंगे और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। चलिए अवकलन करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा MCM, ठीक है, RCM, ठीक है, RCM, यहाँ पर D बाई क्या लिख देंगे हम लोग, DT, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, यानी कि समय के साथ हम लोगों ने दोनों तरफ अवकलन कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 गुने, यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, D M1 R1 जोड़ M2 R2, ठीक है, डॉट 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 mn rn, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, बटा dt। ये चीजें आप समझ में आ गया। तो हम लोगों ने दोनों तरफ क्या किया, समय के सापेक्ष में अवकलन कर दिया, ठीक है। अब आइए हम लोग, ये क्या है, m क्या है, ये m तो एक नियतांक है, तो इस नियतांक को हम लोग अवकलन से बाहर निकाल देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, MCM, ठीक है, MCM, और हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं DRCM अपॉन DT। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, M1 क्या है, वो तो एक नियतांक है, क्योंकि द्रव्यमान है तो नियतांक होगा ही होगा। तो M1 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, हम लोग क्या लिख देंगे, DR1 अपॉन DT। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, M2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, M2 DR2 अपॉन DT, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे 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 हम लोग करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mn को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, Mn को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और क्या हो जाएगा, DRN अपॉन DT। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है MCM, और एक्चुअल में आप क्या करें, ये हमारा स्थिति सदिश है, और स्थिति सदिश का यदि हम लोग अवकलन करें समय के सापेक्ष में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये हम लोग एक केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का ये स्थिति सदिश है, तो द्रव्यमान केंद्र का क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान केंद्र का वेग हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे VCM, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब VCM लिख दिया, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर M1 गुने DR1 बटा DT। ये क्या है, R1 क्या है, M1 कण का स्थिति सदिश है, तो DR1 बटा DT क्या दे देगा, इस कण का हमारे पास जो वेग होगा वो दे देगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं V1, ठीक है, DR1 अपॉन DT की जगह पर V1। अब आइए M2, और ये क्या है, R2 जो है वो स्थिति सदिश है, किसका स्थिति सदिश है, M2 कण का स्थिति सदिश है। तो इस बात को आप लोग समझिए, इसका हम लोग जब अवकलन करते हैं, ठीक है, इस स्थिति सदिश का, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है M2 कण का वेग। तो कितना हो जाएगा, V2, ठीक है, समझ में आ गया, डॉट 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 mn हो गया। अब ये देखिए DRN अपॉन DT, तो DRN अपॉन DT का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा nth कण है, ठीक है। इसका यदि हम लोग अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Vn, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये क्या पाए,
MCM गुने VCM, ठीक है। यानी कि ये द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान है और ये द्रव्यमान केंद्र का क्या हो गया, वेग हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान हमें मालूम है, द्रव्यमान केंद्र का हमें वेग मालूम है, दोनों का जो गुणनफल होगा वो दे देगा द्रव्यमान केंद्र का संवेग। तो इसके MCM गुने VCM की जगह पर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, PCM, ठीक है, समझ में आ गया। PCM यानी कि क्या हो गया, जो हमारा द्रव्यमान केंद्र का ये क्या हो गया, संवेग हो गया, समझ में आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, ध्यान से यहाँ पर देखने होंगे, तो PCM किसके बराबर होगा, M1 इंटू V1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान गुने वेग, तो दोनों का यदि हम लोग गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा P1, ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्या हो गया, M2 गुने V2, M2 गुने V2 का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो दूसरा वाला कण था उसका जो द्रव्यमान था वो हमारा M2 था और दूसरे वाले कण का जो वेग था वो हमारा V2 है। दोनों का यदि हम लोगों ने गुणनफल कर दिया तो ये हमारा हो गया P2, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। डॉट 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 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा nth कण है उस nth कण का द्रव्यमान हमारे पास Mn है और उसका वेग जो है हमारे पास Vn है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Pn, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने बड़ी आराम से कर लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ हम लोग किस प्रकार से बढ़ेंगे, देखिए। अब हमारा ये हम लोगों ने PCM लिख दिया, अब इसका एक बार और अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, तो ठीक है। तो अवकलन करने के बाद तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अवकलन करने के बाद, चलिए देखते हैं क्या होता है। अवकलन करने के बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग PCM का हम लोग अवकलन कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए हमारा dPCM, ठीक है, अपॉन dt, ठीक है, समझ में आ गया। ये कितना आ जाएगा, dP1 अपॉन dt जोड़ dP2 अपॉन dt, ये दोनों तरफ हम लोगों ने अवकलन कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या ऐसे भी कर सकते हैं, इसका अवकलन, चाहे हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, P1 जोड़ P2, मतलब इस तरफ का अवकलन हम लोगों ने कर दिया dPCM अपॉन dt, और इधर d बाई dt कर दिया, P1 जोड़ P2 जोड़ क्या लिख सकते हैं, P3 डॉट 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 Pn, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने दोनों तरफ क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। dPCM अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा FCM, ठीक है, ये हमारा FCM हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, इसका अब ये एक्चुअल में क्या है, FCM हो गया, ठीक है। और इधर हम लोग लिख सकते हैं d बाई dt, और ये पहले कण का संवेग है P1, दूसरे कण का जो संवेग होगा वो हमारा होगा P2, तीसरे कण का जो संवेग होगा वो P3, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे कण होंगे, और जो अंतिम कण होगा उसका संवेग हमारा हो जाएगा Pn के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा हो गया FCM। चलिए एक बार और हम लोग बात करते हैं, ये FCM हम लोगों को निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये बाहरी बल है। तो यदि FCM यानी कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र पर यदि लगने वाला बाहरी बल, बाह्य बल यदि शून्य हो जाए, मान लेते हैं, माना कि यदि FCM क्या हो जाएगा, FCM जो है वो हो जाएगा 0 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया। तो FCM यदि 0 हो जाता है, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, तो जिसका भी ये क्या हो जाएगा, ये FCM 0 कब होगा, जब ये सब क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि ये नियतांक होगा, और नियतांक का अवकलन यदि समय के सापेक्ष में करेंगे तभी तो FCM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो FCM 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, P1 जोड़ P2 जोड़ P3 डॉट 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 जोड़ Pn, वो क्या है, एक नियतांक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P1 जोड़ P2 जोड़ P3, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, डॉट 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 जोड़ Pn, एक क्या हो गया, एक हमारा हो जाएगा नियतांक, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये क्या हो गया, हमारा नियतांक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यही कहेंगे कि यदि किसी
पिंड पर, चाहे मतलब कणों पर यदि बाहरी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी भी कण पर यदि बाहरी बल शून्य हो जा रहा है तो उसका संवेग, प्रत्येक कण का यदि संवेग का यदि हम लोग जोड़ करेंगे, योग करेंगे, तो वो संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हो गया हमारा क्या हो जाएगा, एक हो गया हमारा ये कंटेनर। अब इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, गैस को लिया, ठीक है। तो यहाँ पर गैस है, ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रोजन का गैस है। तो गैस हम लोगों ने ले लिया इस कंटेनर के अंदर। तो आप देखेंगे इसका एक सीएम होगा, मतलब इसका एक द्रव्यमान केंद्र होगा। तो वो द्रव्यमान केंद्र यहां पर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो कितना होगा, वो शून्य के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। अच्छा, इस जो हमारे पास जो गैस है यहाँ पर VCM कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये हमारा VCM हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब एक बात आपको यहाँ से बताना है, जैसे कि कण जो है इधर उधर घूम रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कण इधर उधर घूम रहे हैं, VCM 0 है। तो एक बात बताना ये है कि क्या इस जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं हाइड्रोजन के, क्या उन पर कोई बाह्य बल लग रहा है क्या? तो जवाब है नहीं, उन पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो यदि कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो सारे अणुओं का जो संवेग, प्रत्येक अणु एक कण की तरह हम लोग लेंगे और प्रत्येक कण का यदि हम लोग संवेग का योग करेंगे तो वो योग क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, वो एक नियतांक आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने FCM किसके बारे में लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, FCM, ठीक है। तो FCM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए FCM को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, MCM, ठीक है। क्योंकि FCM जो है बाहरी बल है, और ये बाहरी बल किस पर लग रहा है, ये बाहरी बल जो लग रहा है वो हमारा द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है। तो FCM बराबर क्या हो जाएगा, MCM, यानी द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान गुने ACM हो जाएगा, ACM हो जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि FCM क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए, तो FCM क्या हो जाएगा हमारा, यदि शून्य हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ACM भी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ACM हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ACM क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ACM जो होता है DVCM बटा DT, DVCM बटा DT हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शून्य। तो VCM क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां पर देखेंगे VCM क्या हो जाएगा। तो अगेन इसका अवकलन शून्य के बराबर है, यानी कि VCM क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, ठीक है, एक नियतांक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रणाली के ऊपर, किसी भी सिस्टम के ऊपर यदि बाहरी बल शून्य होगा तो जो प्रणाली के अंदर जितने भी कण हैं उन सारे कणों का संवेग का योग जो होगा वो संरक्षित होगा, वो नियतांक होगा। और यदि बाह्य बल शून्य है किसी भी प्रणाली के ऊपर, तो हम लोग एक और बात कह सकते हैं कि उस प्रणाली का द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो भी क्या होगा, नियतांक होगा। दोनों चीज आप यहां पर बड़े ही आराम के साथ इनको हम लोग कह सकते हैं। चलिए आइए हम लोग अब कुछ प्रश्नों को उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग उत्तर देंगे। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे हवा में विस्फोट। तो हवा में विस्फोट, इसको जरा ध्यान से समझिए। हवा में क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, समझिए इस बात को। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यह एक बॉम्ब है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह क्या है हमारा एक बॉम्ब है।
अब क्या हुआ, बॉम्ब जो है वो हवा में क्या कर रहा है, विस्फोट हो जा रहा है। तो एक बात बताइए, इस बम पर कोई यहाँ पर कोई बाहरी बल है क्या, बाह्य बल है क्या? तो नहीं, बम के ऊपर कोई बाहरी बल, कोई बाह्य बल नहीं है। बम के जितने भी कण हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है, मान लेते हैं कि हम और ये बोर्ड एक कण हो गए। हमने क्या किया, बोर्ड को धकेल दिया। ठीक है, तो बोर्ड को धकेल दिया और बोर्ड ने क्या किया, मुझे धकेल दिया। तो बोर्ड चला जाएगा उधर। ठीक है, समझ में आएगा। मान लेते हैं कि मूवेबल होगा, मूव करने वाला होगा, तो बोर्ड कहाँ चल जाएगा, उधर, और हम कहाँ चल जाएंगे, इधर। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो दोनों कण तो गति किए, बोर्ड चला गया इधर और हम चले गए इधर, तो दोनों ने गति किया कि नहीं किया? तो जवाब है हाँ, दोनों ने क्या किया, गति किया। तो एक्चुअल में जब विस्फोट होता है तो वहां पर इस प्रणाली के भीतर, ठीक है, जितने भी कण हैं वो सारे कण एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। समझ में आ गया? एक दूसरे को धक्का देते हैं। धक्का देने की वजह से क्या होता है, ये कण कुछ इस प्रकार से तितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सारे कण एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये वाला कण क्या करेगा, ये वाला कण इस कण को इधर धक्का देगा, ये वाला कण इसको इधर धक्का होगा। तो ये कुछ कण इधर चले जाते हैं और कुछ इस प्रकार से हमारे हवा के अंदर क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। समझ में आ गया? तो विस्फोट हो गया, हवा के अंदर बुरी तरीके से विस्फोट हो गया। तो क्या यहाँ पर कोई बाहरी बल है क्या? तो जवाब है कोई बाह्य बल है क्या? तो जवाब है नहीं, कोई भी बाह्य बल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? बाह्य बल यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यदि बाहरी बल 0 न्यूटन के बराबर होता है तो क्या इसका केंद्र होगा, ध्यान दीजिएगा, केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग होगा। तो शुरुआती वेग कितना है द्रव्यमान केंद्र का? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर आरंभिक वेग, आरंभिक वेग, वेग वेग द्रव्यमान केंद्र का कितना हो जाएगा जी, बताइए? द्रव्यमान केंद्र का आप लोग बताएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि बॉम्ब जो था वो क्या था, विराम अवस्था में था। तो इसके प्रत्येक कण जो थे वो विराम अवस्था में ही थे। तो जो इसका आरंभिक वेग होगा किसका, जो हमारा द्रव्यमान केंद्र का होगा, वो आरंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्योंकि यहां पर बाहरी बल क्या है, नहीं लगा हुआ है, कोई बाह्य बल नहीं है। तो कोई बाह्य बल यदि नहीं है तो हम लोग एक और बात कह सकते हैं कि यदि आरंभिक वेग यदि द्रव्यमान केंद्र का 0 है तो अंतिम वेग भी द्रव्यमान केंद्र का क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाह्य बल 0 है तो VCM यानी कि द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो क्या होगा, नियतांक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो ये विस्फोट हुआ, चारों तरफ जितने भी इसके कण हैं वो कण गए, लेकिन यदि ध्यान दीजिएगा तो क्या द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हुआ क्या, तो नहीं। क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, एक कण को इधर जाने से और एक कण को इधर जाने से द्रव्यमान केंद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एक कण इधर गया और एक कण इधर गया। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र जहां पर है वहीं पर ही रह जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास m द्रव्यमान है और ये हमारे पास m द्रव्यमान है, यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र है। मान लेते हैं इसको हम लोगों ने 1 मीटर पीछे किया, ठीक है, तो और इसको हम लोगों ने 1 मीटर इधर किया। तो ध्यान दीजिएगा दोनों ही स्थितियों में आप यहाँ पर देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र पहले यहाँ पर था, अब भी वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि आप देख इसी प्रकार से एक कण इधर गया और एक कण इधर गया। ठीक है, तो दोनों ने समान दूरी को तय किया, तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, वही का वही रह जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र में किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी कि VCM इसे क्या है, पहले भी विराम अवस्था में था, अब भी ये यहीं पड़ेगा। जितने भी कण होंगे वो हर एक दिशा में विस्फोट होगा और वो हर एक दिशा के अंदर जाएंगे, लेकिन द्रव्यमान कण का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें प्रत्येक कण का संवेग का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। यानी कि P1 जोड़ P2 ये भी क्या हो जाएगा, जो डॉट 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 जो Pn है वो क्या है, एक नियतांक है।
तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यह एक नियतांक है। तो यहाँ पर भी वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नियतांक हो जाएंगे। कैसे नियतांक होंगे उसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए होगा क्या, एक कण जो है, मतलब एक कण मान लेते कि ये हमारा कण m है, इसका कण हो गया v1, समझ में आ गया। तो हमारे पास एक दूसरा कण होगा, दूसरा कण ये होगा, ये भी m होगा, और इसका कण का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, -v1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस कण के संवेग को, इस कण का संवेग क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आरंभिक संवेग कितना होगा प्रत्येक कण का, तो आरंभिक संवेग, क्योंकि सारे कण विराम अवस्था में है, तो प्रत्येक कण का जो संवेग होगा आरंभिक संवेग, वो एक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आरंभिक संवेग, आरंभिक संवेग प्रत्येक कण का, ठीक है, समझ में आ गया, कण का, ठीक है, आरंभिक संवेग का योग किसका, प्रत्येक कण का शून्य होगा, प्रत्येक कण का शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान समझना होगा। तो अंतिम संवेग भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके संवेग को कौन कैंसिल करा, ये इसका द्वारा किया गया संवेग। तो दोनों संवेग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, बस काम खत्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतिम संवेग भी क्या हो गया, शून्य, और आरंभिक संवेग तो शून्य था ही। हम लोग कह सकते हैं कि संवेग का जो योग होगा वो क्या होगा, एक नियतांक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। शुरू में जितना, बाद में भी उतना ही होगा। ये चीजें आपको आराम से समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग कुछ और चीजों को समझते हैं। आप युग्म तारे के बारे में जानते होंगे, तो हम नहीं जानते हैं तो वो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। युग्म तारे होते क्या हैं, देखिए यहाँ पर एक तारा है, ये हमारा एक तारा है, और हमारा पर ये तारा है, दोनों तारे हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो दोनों तारे हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, दोनों तारे जो है एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। तो इसने इस पर लगाया बल F, और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार से इस तारे पर भी लगने वाला बल होगा F। ये पहला तारा है और ये दूसरा तारा है, दोनों तारे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ये केंद्र हो गया, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। समझिए इस बात को। अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे युग्म तारे हैं। तो युग्म तारे हैं तो दोनों आपस में जो उनके पास गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दोनों क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये चक्कर लगा रहे, तो एक बात आपको समझना होगा, क्या यहाँ पर कोई बाह्य बल है क्या, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि नहीं कोई बाह्य बल। देखिए बाबू, तो बाह्य बल जो है, बाह्य बल कितना है, वो है शून्य। ठीक है, शून्य हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि बाह्य बल तो हमारा शून्य हो गया। ठीक है, एक तारा इधर जा रहा था v संवेग से, तो दूसरा तारा इधर जा रहा था v1, और ये v2 संवेग से जा रहा था, तो बाह्य बल शून्य हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं, बाह्य बल यदि शून्य हो गया तो यदि हम लोग ये कहेंगे कि इसका जो संवेग का क्या हो सकता है, संरक्षण हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इसका संवेग और इसका संवेग मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों संवेग का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, एक होगा द्रव्यमान केंद्र। तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। तो द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। तो क्योंकि यहाँ पर बाहरी बल शून्य लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जवाब है कि हाँ, इसका द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा। क्यों इसका द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान केंद्र बीच में पड़ गया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये द्रव्यमान, अब ये यहां पर पहुंचा तो ये यहां पर पहुंच गया, तब भी द्रव्यमान दोनों का, इसका और इसका द्रव्यमान, ये पहला यहां पर पहुंचा तो दूसरा हमारा यहां पर पहुंच गया। तो दोनों का यदि द्रव्यमान केंद्र देखेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समय के साथ द्रव्यमान केंद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है,
और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप संवेग का संरक्षण कर सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। मतलब इसका जो संवेग होगा और इसका संवेग का जोड़ जो होगा वो एक नियतांक होगा, P1 जोड़ P2 का यदि हम लोग जोड़ दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना है।